गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश टू क्लासेस। चलिए आज फिर से हम लोग नया एडिशन पेपर का, द हिंदू पेपर का नया ये एडिटोरियल है, लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। इसको आज पढ़ेंगे हम लोग। लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन है 22 जून 2020 का, और जो टाइटल है लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस या हेडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें जो क्लैरिफिकेशन देते देते ही गायब हो गई। यानी कि क्लैरिफिकेशन जब स्पष्ट करने की कोशिश की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध बातें या कुछ ऐसी बातें सामने आई जो कि क्लियर नहीं हो पाई, जो स्पष्ट नहीं हो पाई। तो लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस में ही कुछ फैक्ट गायब हो गए। कहने का मतलब ये है। अब इसका थोड़ा सा समअप अगर हम लोग कर ले तो समअप में ये है कि ये आर्टिकल इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके हाल के जो उनका कमेंट आया था टीवी पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना ने ना तो हमारी कोई नाम तो नहीं लिया था चाइना का, लेकिन कहा था कि किसी भी देश ने हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं किया है, किसी देश की भी सेना हमारे टेरिटरी में नहीं है, और हम अपनी टेरिटरी को बचाए रखने में कामयाब हैं। तो ये बातें जब उन्होंने कही थी तो पेपर इन्हीं बातों से रिलेटेड कुछ सवाल उठा रहा है कि कुछ बातें जो हैं उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर हम अब हमारी टेरिटरी सुरक्षित है तो फिर हमारे जवान कैसे मारे गए या फिर झड़प कैसे हुई। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पेपर को भी शायद इतना सवाल नहीं उठाना चाहिए था सरकार के कामकाज के प्रति, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड मैटर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कही जाती है। बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, यानी लीक से थोड़ा हटके होते हैं, जिसको हम मीडिया में आउट नहीं कर सकते हैं और दुनिया के सामने नहीं बता सकते हैं, नहीं तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके जो बुरे परिणाम या उसका जो असर हो सकता है, रिपरकशन का मतलब असर होता है, वो हो सकता है। तो मीडिया को या विपक्षी पार्टी को भी इतनी खोल करके सवाल बॉर्डर के बारे में अभी नहीं पूछना चाहिए था। हाँ, ये जब फेस ऑफ समाप्त हो जाता उसके 2-4-6 महीने के बाद में ये लोग सारी क्लैरिफिकेशन ले लेते और सारा क्लैरिफिकेशन इनको मिल जाएगा। लेकिन अभी फैक्ट टू फैक्ट ये ऐसे हुआ तो ये कैसे हुआ, वो वैसे हुआ तो वो कैसे हुआ, इतने सारे रिसर्च मोड में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ये मेरी राय है। चलिए तो हम इन्हीं बातों पे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कमेंट्स टू एन ऑल पार्टी मीट ऑन फ्राइडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कमेंट्स था, जो ऑल पार्टी मीट फ्राइडे को हुई थी, उसमें अब एक चीज़ ग्रामेटिकल पैटर्न यहाँ पे भी आ रहा है, हालांकि ये अंडरलाइन नहीं है, ये हाईलाइटेड नहीं है। ऑल पार्टी, देखिए ऑल के बाद में नाउन जो होता है अगर काउंटेबल हो तो जनरली प्लूरल होता है, लेकिन चूंकि हाइफन से जुड़ा हुआ है तो ऑल के बाद नाउन भी सिंगुलर आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ऑल बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड होगा या ऑल बॉय इज वेटिंग आउटसाइड होगा। ऑल बॉय इज वेटिंग आउटसाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो जनरली प्लूरल आता है, तो ऑल बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड हुआ। उसी तरीके से ऑल पार्टीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां उसमें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाइफन से जुड़ा है, और जनरली हाइफन से जब नाउन जुड़ जाते हैं तो वो सिंगुलर ही आते हैं। क्लेमिंग देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन बाय चाइना। नरेंद्र मोदी का जो कमेंट था ऑल पार्टी मीट में फ्राइडे को, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन बाय चाइना, चाइना के द्वारा कोई घुसपैठ वहाँ नहीं किया गया था, नॉर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, और ना ही कोई घुसपैठिया वहाँ मौजूद था। एक्सपेक्टेडली कॉज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। ये जो कमेंट है प्रधानमंत्री का, इसने प्रत्याशित रूप से, यानी कि ये वांछित था कि इसने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न पे हम आते हैं तो नॉर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, यहाँ पे नॉर के बाद जो क्लॉज शुरू हो रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और इसका जो सब्जेक्ट है एनी इंट्रूडर, ये सब्जेक्ट बाद में आया है और हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव पैटर्न हो गया है ये सेंटेंस।
फिर भी लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। ये बात अगर आप गौर से समझिएगा तो ग्रामर का ये रूल होता है, हमारे एडवर्ब चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश ट्री के एडवर्ब चैप्टर में। तो ये रूल होता है कि अगर कोई सेंटेंस या क्लॉज नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, उसके बाद में आपको सो, ओनली, इन सब वर्ड से अगर कोई सेंटेंस या क्लॉज शुरू होता है तो वहाँ इन्वर्जन का रूल लागू होता है। और इन्वर्जन का मतलब कि वहाँ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आने का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। कई बार सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के लिए, उसमें एम्फेसिस डालने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं, और जिससे वो सेंटेंस में एम्फेसिस आता है, जोर आता है, दबाव आता है, और इसी प्रोसेस को इन्वर्जन कहा जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि क्लेमिंग देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन बाई चाइना, चाइना के द्वारा कोई इंट्रूजन, घुसपैठ नहीं की गई थी। नॉर वाज, ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता था, नॉर एनी इंट्रूडर वाज प्रेजेंट, नॉर एनी इंट्रूडर वॉज प्रेजेंट, लेकिन गलत होता क्योंकि ये क्लॉज जो है, ये पूरा क्लॉज नॉर से जुड़ा है, और अगर सो से जुड़ा होता, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा होता, और भी कुछ वर्ड्स हैं उनसे जुड़ा होगा, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखिए यहाँ फिर से नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हुआ, तो नॉट ओनली के बाद में आप देखिए सीधा वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब फिर से आ गया, यहाँ भी इन्वर्जन का रूल लागू हो गया है। ये सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखते, नॉट ओनली द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ जून 15 दैट क्लेम 20 इंडियन सोल्जर्स वाज ट्रिगर्ड बाई चाइना, तो ये वर्ब यहाँ लाते सब्जेक्ट के बाद में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो नॉट ओनली वाज द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ जून 15 that claimed 20 Indian soldiers triggered by China, जो वायलेंस 15 जून की रात में हुआ जिसने 20 भारतीय फौज की जान ले ली, सिर्फ ये चाइना के द्वारा ही नहीं उकसाया गया था, नहीं किया गया था। ट्रिगर का मतलब होता है उकसाना या उस पर प्रोपेल करना, आगे बढ़ाना, तो स्टिमुलेट करना। तो ट्रिगर्ड बाई चाइना इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC, चाइना जो कि इंडिया के साइड के LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्ट्रक्चर्स, कुछ ढांचा खड़ा कर रहा था इन द गैलवान वैली, गैलवान वैली में। चाइनीज ट्रूप्स स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडियन टेरिटरी एल्सवर इन लद्दाख, बल्कि बात ये भी है कि चाइनीज ट्रूप्स, चाइनीज जो फौज है वो अभी भी स्टिल मतलब अभी भी रिमेन प्रेजेंट, अभी भी उपस्थित है भारतीय भूभाग में, लद्दाख के आसपास, लद्दाख के क्षेत्र में कहीं कहीं। यानी कि पेपर का ये कहना है कि सिर्फ जो 15 जून की रात में जो वायलेंस हुआ था जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, ये वायलेंस सिर्फ LAC के साइड में ये चाइना के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि चाइनीज ट्रूप्स अभी भी इंडियन टेरिटरी में, लद्दाख के आसपास कहीं भी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, और इसमें पैंगोंग लेक का नॉर्दर्न बैंक भी शामिल है, नॉर्दर्न किनारा भी शामिल है। बैंक मतलब किनारा। आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, जब ये ऐसी समस्या आई तो ये रिमार्क्स जो PM ने दिया उसको अपोजिशन ने जब हाईलाइट किया, उछाला, तो द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाज मूव टू इशू अ मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बहु प्रतीक्षित या जिसकी बहुत ज़रूरत थी, मच नीडेड, बहुत ज़रूरत थी जिस क्लैरिफिकेशन की, उसको सैटरडे को इशू किया, जारी किया, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि द PM वाज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गैलवान वैली, कि प्रधानमंत्री सिर्फ गैलवान वैली के सिचुएशन की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस,
और उस गैलवान वैली की चर्चा हो रही थी एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये हमारे सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी का एक नतीजा है, एक परिणाम है। दैट फाइल्ड अ चाइनीज ट्रांसकेशन, जिसकी वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से चाइना का जो अतिक्रमण था भारतीय भूभाग पे, उल्लंघन था भारतीय टेरिटरी का, उसको हमारी सेनाओं ने विफल कर दिया। दैट फाइल्ड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेफर हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करता है, और रेफर जब भी आप सेंटेंस में लिखेंगे या पढ़ेंगे वहाँ पे उसके साथ में टू जरूर आएगा, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर आया हो तो रेफर के बाद बीच में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद टू आएगा, लेकिन रेफर के साथ टू आता है। इवन इफ द PMO एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म्स टू अ मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू अ मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, जो राजनीतिक आंधी चली है दिल्ली के गलियारों में, उसको मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन कहा, यानी कि वो गलत तरीके से या भ्रम फैलाने की एक कोशिश कही है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, मिस्चीवियस एक्टिविटी। इट इज़ मोर देन क्लियर दैट, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि द PM डिड नॉट चूज हिज वर्ड्स केयरफुली, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों को केयरफुली नहीं चुना है। इन फैक्ट, वास्तव में हिज रिमार्क्स हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन बाय द चाइनीज स्टेट मीडिया, वास्तव में उनके जो रिमार्क्स हैं वो चाइनीज मीडिया ने उसको पकड़ लिया है, चाइनीज मीडिया ने उसको उसको हाईलाइट करना शुरू किया है। एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम, और ये प्रधानमंत्री का जो रिमार्क्स है कि भारत की कोई भी पोस्ट या भारतीय भूभाग में चाइनीज फोर्स नहीं है, इसको चाइनीज मीडिया ने पकड़ लिया है। एंड वर सीन, और ऐसा दिखाई दे रहा था या दे रहा है, इंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम दैट इट्स ट्रूप्स डिड नॉट क्रॉस द LAC, कि बीजिंग का जो क्लेम है, बीजिंग का जो दावा है, इस दावे को अनुमोदित करता है ये प्रधानमंत्री की बात, ये उसको स्वीकार करता है कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं, चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो LAC क्रॉस नहीं किए थे, एंड जस्टिफाइंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिसेंट एक्शंस। और जब उन्होंने LAC क्रॉस नहीं किया था तो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो एक्शन था हाल के दिनों में जो उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ जो एक्शन किया था उसको जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, और पेपर को मेरी समझ से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इतना ज़्यादा ड्यूबियस, संदेहास्पद क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। द MEA issued its own statement on Saturday. MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इट्स ओन स्टेटमेंट ऑन सैटरडे, इसने अपना स्टेटमेंट सैटरडे को इशू किया, रीइटरेटिंग दैट, ये दोहराते हुए, कहते हुए कि द चाइनीज हैड क्रॉस द LAC एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अलोंग द लाइन, कि चाइनीज ने LAC क्रॉस किया था और एक क्रॉस द लाइन बॉर्डर के इस पार उन्होंने क्या किया था कि ढांचे कुछ खड़े किए थे, टेंट वगैरह लगाए थे। While it should be obvious that any speech that requires no less than 2 clarification, अब पेपर ये कहता है कि while it should be obvious, ये स्पष्ट होना चाहिए कि any speech that requires no less than 2 clarifications, ये कोई भी स्पीच जिसमें कोई भी बात जिसमें 2 क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, हैज सीरियस प्रॉब्लम्स, अगर उसके 2 पहलू हो या दो उसके क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हो तो उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती है विद इट्स मैसेजिंग, उसके मैसेज देने के तरीके में। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर्स इशू, और ये जो विवाद आया है, ये विवाद हैज़ ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन, सरकार की जो पुअर कम्युनिकेशन है, पुअर जो बातचीत है बॉर्डर की समस्याओं पे, या उनकी जो स्टैंडर्ड है बातचीत को हैंडल करने का या बातचीत करने का, उसकी समस्याओं को अंडरलाइन करता है ये। द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स फॉलोड बाय मोर देन 6 वीक्स ऑफ टेंशंस इन द गैलवान वैली, जो दुखद मौत हुई है हमारी फौज की, सेनाओं की, और जो टेंशन है गैलवान वैली में मोर देन 6 वीक्स, 6 से अधिक सप्ताह से जो टेंशन चला आ रहा है उसमें। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, द पब्लिक वॉज केप्ट इन द डार्क, जनता को अंधेरे में रखा गया,
अबाउट व्हाट वाज ट्रांसपायरिंग अलोंग द एलएसी, इस बारे में कि एलएसी पे क्या हो रहा है ये जनता को अंधेरे में रखा गया। सवाल ये उठता है कि पेपर को ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर चाइना में जो चाइनीज़ क्या गवर्नमेंट और चाइनीज़ सरकार क्या एक एक बात बॉर्डर पे जो जो घटनाएं घटित हो रही है वो चाइनीज़ पीपल को, चाइनीज़ लोगों को बता रही है? नहीं, और शायद कोई भी देश ऐसा नहीं बताता है। ट्रू। आगे पेपर कहता है कि शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन इज़ नॉट पॉसिबल, कि पब्लिक से सारा डिटेल कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, खास करके जब नेशनल जो भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो संवेदनशील मामले होते हैं उस पर पब्लिक डोमेन में सारी चर्चाएं करना सही नहीं है। पेपर इस बात को मान रहा है। और यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न है एवरी डिटेल। ये याद रखिएगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। और अगर यहाँ पे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, यानी ईच, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ का यूज होता तो नाउन प्लुरल होता और वर्ब फिर भी सिंगुलर होता। तो कहने का मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। Indeed, the solution to the current crisis and the disengagement that is needed urgently, बेशक ये बात सही है कि सॉल्यूशन टू द करेंट क्राइसिस, अभी की जो क्राइसिस है, समस्या है, उसका सॉल्यूशन, एंड द डिसंगेजमेंट दैट इज नीडेड अर्जेंटली, और जो डिसंगेजमेंट अभी बहुत ज़रूरी है। डिसंगेजमेंट का मतलब कि जो यहाँ पे दोनों सेनाएं आपस में तनातनी की हुई है, खड़ी हुई हैं आमने सामने, उस वहाँ पे डिसंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि सेनाएं अलग हट जाएं। दैट इज़ नीडेड अर्जेंटली एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द एलएसी, ये एलएसी के बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसंगेजमेंट की आवश्यकता है, अभी ये अर्जेंट नीड है। कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू डिप्लोमेसी, और ये तभी हो सकता है डिसंगेजमेंट और करेंट क्राइसिस का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब हम डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करें। कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आया थ्रू डिप्लोमेसी। थ्रू का मतलब क्या हुआ? से। तो आपके इंग्लिश ट्री के प्रीपोजिशन चैप्टर में थ्रू का यूज़ दिया हुआ है, और मैंने कई बार आपको हिंदू पढ़ाते वक्त भी बताया है कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो के साथ से का सेंस हो या 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज़ को दिखाना हो तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ होता है, फ्रॉम का, बाई का या और किसी प्रीपोजिशन का नहीं। एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, अ ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। हालांकि ऊपर पेपर ये कह रहा है कि देश की सुरक्षाओं से जुड़े हुए मामले को पब्लिक डोमेन में पब्लिकली नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर अब उस बात को काटते हुए ये भी कह रहा है कि उसके साथ साथ अ ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, कि पूरी तरीके से जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, इससे गवर्नमेंट अपने पर्पस या अपने इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर सकती है। यानी जनता को और देश को एलएसी पे हो रहे जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कुछ सरकार को बताना चाहिए। यहाँ पे हार्डली है, हार्डली ये एडवर्ब है और हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से ही, यानी न के बराबर। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ जनरली सेंटेंस में मिड पोजीशन में आता है, बीच में आता है। आप ये देखिए ही ऑलवेज कम्स लेट, तो ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में। अगर आप सेंटेंस को लिखते हैं ही कम्स लेट ऑलवेज, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हार्डली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मिड पोजीशन में यूज होता है। अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हैं एट द सेम टाइम अ ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट हार्डली, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। The absence of timely and credible information will only fuel speculation. जो टाइमली और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होता है समय पे, और विश्वसनीय जो इन्फॉर्मेशन होता है, विल ओनली नहीं होता है। द एब्सेंस ऑफ, यानी उसकी अनुपस्थिति, अगर ये नहीं होता है तो विल ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन, तो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है, लोग तरह तरह के अनुमान लगाना शुरू करते हैं, एंड अलार्म, और चिंता भी बढ़ जाती है।
द साइलेंस हैज़ आल्सो ट्रिगर्ड अनसिमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जो साइलेंस है उसने हैज़ आल्सो ट्रिगर्ड अनसिमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसने एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स घरेलू जो राजनीतिक बाजार है उसको गर्म कर दिया है। एंड ए ब्लेम गेम, और दोषारोपण, ब्लेम गेम का मतलब एक दूसरे पे छींटाकशी, दोषारोपण, इसको उसने जोर कर दिया है, गर्म कर दिया है। एट ए टाइम व्हेन इंडिया इज कन्फ्रंटिंग पॉसिबली इट्स बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, और ये उस समय है, खास करके उस समय है जब इंडिया अपने सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंज, सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है, यानी चाइना से आर पार की लड़ाई शायद होने वाली है, चाहे उसकी स्थिति बन रही है, और उस समय देश में ब्लेम गेम शुरू है और एक दूसरे पे छींटाकशी, अपोजिशन पार्टी का सरकार पे हमला, सरकार की नीतियों पे हमला, ये सब कुछ शुरू है जो कि देश हित में नहीं है। सिंस कारगिल, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज देश में सबसे बड़ा है, ये कारगिल के बाद सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट वाज सर्टेनली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फ्राइडे की जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, ये निश्चित रूप से अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम माना जा सकता है। इवन इफ इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स टू लेट, हालांकि पेपर का कहना है कि ये परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स टू लेट, कि कुछ सप्ताह ये बाद में हुआ है, यानी कि देरी से हुई है ऑल पार्टी मीटिंग, इसको थोड़ा पहले होना चाहिए था। इंडिया चाइना पॉलिसी में भी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लेक्शन। इंडिया और चाइना की जो पॉलिसी है वो एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पे आ रही है, एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पे आ रही है एज 1988, जो कि 1988 में आया था, विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962, और 1988 में 1962 के लड़ाई या फिर उसके बाद के जो झड़प वगैरह होते रहे वो 1967 में भी हुआ था। तो इन सब स्कफल और स्कर्मिशेस के बाद में 1988 में इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है वो एक सही मोड़ पे आए थे। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर रिलेशनशिप आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर रिलेशनशिप, जो आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस, अब यहाँ से पहले हम मीनिंग शुरू करते हैं कि जो वर्स्ट, सबसे बेकार और सबसे भयंकर जो हिंसा हुई थी 1967 में, उसके बाद से हमने एक रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच डेवलप करने के लिए एक रास्ता बनाया, और या उसको बनाने की ज़रूरत है। will require a measured appraisal of how to purposely engage India's biggest and most powerful neighbor। अब 1967 के बाद में जो घटना हुई थी, जो स्कफल हुआ था, उसके बाद अब जो फिर से एक रिलेशन में शांति बनाने की जो कोशिश है, उसके लिए विल रिक्वायर अ मेजर्ड अप्रेजल। अब इसमें एक हमें संतुलित रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा, मेजर्ड अप्रेजल मूल्यांकन करना पड़ेगा ऑफ हाउ टू पर्पसली एंगेज इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर, कि भारत अपने सबसे बड़े और सबसे पावरफुल पड़ोसी के साथ किस तरीके का व्यवहार करे और किस उद्देश्य पर्पसिवली इंगेज, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करे, किस तरीके से, किस दिशा में उसको, उसके रिलेशन को लेके चले। इसी बात पे निर्भर करता है इंडिया और चाइना के टाइज का नॉर्मल होना। दिस कैन नॉट हैपन बाई बीइंग इन डिनाइल और बाई अटेम्प्टिंग टू ऑब्सक्योर फैक्ट्स। ये फैक्ट्स को, तथ्यों को डिनाई, मना कर देने से या उसको छुपा देने से, ऑब्सक्योर मतलब पर्दा डाल देने से, ये रिलेशन सही नहीं बन पाएगा दोनों देशों के बीच। द फर्स्ट स्टेप टू अ सॉल्यूशन इज रियलाइजिंग ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। जो इस समस्या के समाधान की दिशा में जो पहला कदम है, द फर्स्ट स्टेप इस सॉल्यूशन के लिए है, वो है रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, की जो समस्या है उसके स्वभाव, प्रकृति और उसके महत्व को जाने, उसकी विशालता को जाने की ये समस्या कितनी गंभीर है, और उसके हिसाब से हमें उस पर चलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। चलिए, तो पेपर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, और आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और फिर कोई भी आपके कमेंट्स हैं आप उसको डाल सकते हैं। थैंक यू।